हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ पारका मिर्ज़ा। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स आए हैं, न्यूज़ आई हैं रिगार्डिंग 2021-22 की। अगर हम बात करते हैं टिल फरवरी 2022 के लिए, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इन डिटेल देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के मेन कॉजेज क्या है, क्यों हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हो जाता है। ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो उसके बाद हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या अपडेट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं रिगार्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो वो सारी चीज़ें इन डिटेल हम इस वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर आवर चैनल। जब भी हमारी सेशन होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स, तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या हो जाता है। इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन हिंदी हम उसे कहते हैं महंगाई। जब हमारे कंट्री में महंगाई बढ़ जाती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में महंगाई जब बढ़ जाती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अ जनरल इन राइज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ जनरल rise in prices of goods and services during a period of time. We called it as inflation. अचानक से जब कंट्री के अंदर महंगाई बढ़ जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर टमाटर का या फिर प्याज का कॉस्ट आज अगर हम टमाटर ले रहे हैं 40 रुपया केजी, तो वही चीज़ 2 दिन बाद या 1 दिन बाद बढ़ के हो जाती है अचानक से 60 रुपया पर केजी। अगर उसी हिसाब से हम अनियंस की बात कर लेते हैं, प्याज की बात कर लेते हैं, तो अभी फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ पर केजी हमारा प्याज का दाम चल रहा है, पर केजी 40 रुपीज़ पर केजी। बट अचानक से जब महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है कंट्री में, तो यही चीज़ सीधा आपको 80 टू 90 रुपीज़ पर केजी मिलता है प्याज। और ये चीज़ हुआ भी है हमारे कंट्री के अंदर। A general rise in the prices of goods and services during a period of time, we call it as inflation. अचानक से जब महंगाई बढ़ जाती है, ये है हमारा इन्फ्लेशन। हम धीरे धीरे देखेंगे हम इन्फ्लेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स वाइल मेजरिंग इन्फ्लेशन, व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हमारी गवर्नमेंट जो है कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट, ऐसी पॉलिसी अपनाती है कि हम महंगाई को कंट्रोल कर सकें, प्राइस स्टेबिलिटी ला सकें हमारी कंट्री के अंदर। तो वो सारी चीज़ें इन डिटेल हम देखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो उसको भी पता चल जाएगा कि अगर हम आगे जो भी अपडेट्स देखेंगे, क्या क्या चेंजेस आए हैं इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। अगर हम बात करते हैं CPI में, WPI में, तो सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, इन ब्रीफ छोटा सा डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया विद एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। वो भी मैंने बता दिया इन शॉर्ट कि इन्फ्लेशन इज राइजिंग जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस। अचानक से गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। कंज्यूमर्स का इनकम जो है, मान लो 20,000 मेरा इनकम है। ठीक है, 20,000 मेरा पहले भी इनकम था, पिछले साल भी मेरा इनकम, अगर मान लो 2021 की बात करते हैं तो उस टाइम पे भी मेरा इनकम 20,000 ही था। ठीक है, अब 20,000 में से क्या हो जाता है, 1,000, चलो 1,000 मान लो टैक्स मैंने भर दिया या कोई भी सोशल सिक्योरिटी चार्जेस मैंने भर दिया, तो मेरे पास कितना आ जाता है, 19,000। अब ये जो 19,000 है, जो सिंगल जो कंज्यूमर है, पर्टिकुलर कोई भी एंटिटी, इंडिविजुअल है, ये 19,000 में से ही उसको अपना कंजम्पशन करना है। ठीक है, ये 19,000 को हम क्या कहेंगे, डिस्पोजल इनकम। ध्यान से समझना गाइस,
डिस्पोजल इनकम। अब ये जो 19,000 है ये हमारा डिस्पोजल इनकम है, इसी से मुझे अपना खर्च भी करना है, दैट इज़ कंजम्पशन, जो डेली नीड्स है वो भी पूरा करना है मेरी फैमिली का, मेरे का। इसी में से मुझे सेविंग्स भी करने हैं, एंड अगर हो पैसा तो इसी से मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि 2021 में मेरा सैलरी था 20,000, बट 2022 जब आ गया है फिर भी मेरा सैलरी जो है वो 20,000 ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे महंगाई जो है वो बढ़ते जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट जो है वो बढ़ते जा रही है, या तो वेजिटेबल्स बोलो या टोमेटो, ऑनियन, चिकन, जो भी हम खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसकी प्राइसेस बढ़ रही है। हमारा इनकम वहीं का है, 2020 में 21 में भी 20,000 ही था, 2022 में भी 20,000 ही है, बट महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा कंज्यूमर्स का जो परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन होता है। पैसा ही नहीं है तो इंसान खर्च कहाँ करे। परचेजिंग पावर इन द सेंस हमारे डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम होते हैं महंगाई की वजह से। जब डिमांड्स कम होते हैं तो हम परचेज, खरीदना कम कर देते हैं। तो ये भी किसकी वजह से है, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, ठीक है। इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है ना, जब इंसान के पास पैसा होता है, मनी, पैसा जब बढ़ता है उनका, मान लो 2021 में मेरा 20,000 है, अब 2022 में मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंक्रीमेंट 5,000 या 10,000 से हो जाएगा, मान लो 25,000 हो गया या 30,000 हो गया। तो जैसे जैसे इंडिविजुअल के इनकम इंक्रीज होती हैं, अगर मान लो इनकम इंक्रीज होगी तो मेरा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, मेरे डिमांड्स भी बढ़ेंगे, मैं सेव भी करूंगी, मैं इन्वेस्ट भी करूंगी। तो इन्फ्लेशन से, महंगाई से क्या हो जाता है, सबसे एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है कंज्यूमर के परचेजिंग पावर पे, क्योंकि डिमांड्स कम हो जाते हैं, उनके परचेजिंग पावर भी डिक्लाइन होती रहती है, ठीक है। When inflation occurs, each dollar of income will buy fewer goods than before. नॉर्मल सी बात है, इनकम तो उतना ही है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, तो इसका सबसे एडवर्स इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कंज्यूमर्स के डिमांड के ऊपर, उनके डिमांड्स कम होंगे, है ना, तो परचेजिंग पावर पे भी इसका सबसे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये है हमारा इन शॉर्ट इन्फ्लेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन हम चलते हैं, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। हमारे कंट्री में महंगाई आ जाती है, क्यों आ जाती है, अचानक से इन्फ्लेशन क्यों हो जाता है, इसके कॉजेज क्या हैं। इसके दो कॉजेज में आपको, इंपॉर्टेंट कॉजेज जो दो कॉजेज है मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज, पहला है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एंड सेकेंड वन वी हैव कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, जहाँ यहाँ पे अगर हमारी पर्टिकुलर कोई हमारी इकोनॉमी जो है, यहाँ पे क्या हो जाता है, सप्लाई और डिमांड दो चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई, है ना। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है, ये देखा जाता है कि हमारा सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है हमारा डिमांड एक्सीड्स दी सप्लाई, ठीक है। दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब बोला जाता है कि इन्फ्लेशन इसके लिए हो जाता है क्योंकि लोगों का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। लोगों के डिमांड्स कब बढ़ते हैं, जब उनके पास पैसा होता है, उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज होता है। अब सोर्स ऑफ इनकम अगर इंक्रीज होगा तो ये टोटल जो चीज़ है वो चीज़ कहाँ पे आ जाती है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जब मार्केट में इंक्रीज होता है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक से दूसरे एरिया, पर्टिकुलर सेक्टर, एक से दूसरी कंट्री, तो ऐसा क्या हो जाता है, हमारे कंट्री में मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो उसका एक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है लोगों के डिमांड्स के ऊपर। लोगों के डिमांड्स बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं भाई, क्योंकि लोगों का इनकम जो है वो बढ़ जाता है। लोगों का इनकम बढ़ जाता है, उसी हिसाब से लोगों के डिमांड्स भी बढ़ते हैं, उनके परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होते हैं एज कंपेयर टू सप्लाई। इसके लिए हम बोलते हैं इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स दी सप्लाई, वी कॉल्ड इट एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इनके तीन चीजें, अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इट रिलेट्स टू थ्री थिंग्स। पहला तो कट इन इंटरेस्ट रेट, इसका इफेक्ट हमें इंटरेस्ट रेट में भी देखने को मिलता है। कोई भी मान लो आपने लोन्स लिया, एडवांसेस लिए कोई भी बैंक से या कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया, तो वहां पे आपने लोन तो मिल जाता है लेकिन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए लोन्स लेने के लिए लोगों का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट में हमें लोन मिल रहा है। तो जो जरूरत की जो लोगों को जरूरत है
लोन्स की, एडवांसेस की, किसी भी चीज़ के लिए, बिजनेस करना है या मैरिज शादी करनी है या घर बनाना है, कुछ के लिए भी, स्टार्टअप्स के लिए, तो बैंक से लोन्स अवेलेबल ईजिली इंटरेस्ट रेट में, एक कम इंटरेस्ट रेट में क्या जो है उनको लोन्स मिल जाती हैं, क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, डिमांड्स बढ़ जाते हैं क्योंकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है। देन सेकंड, इसका ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों हो जाता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, मनी सप्लाई कब हो जाता है, जब मनी सप्लाई मार्केट में आ जाता है तो लोगों के पास पैसे जो हैं सर्कुलेट होते रहते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, हर एक सेक्टर्स में, हर एक एक्टिविटीज़ में आपको पैसा ही पैसा, मनी सप्लाई इंक्रीमेंट देखने को ही मिलेगी। इसी वजह से लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है यहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, लोगों का इनकम इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज की वजह से डिमांड्स भी बढ़ते हैं, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदें, हम महंगे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदें। अगर ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको इनकम में दिख रहा है, मान लो आपका इनकम अभी था 50,000, ठीक है, मान लो आपका इनकम था 50,000 इस मंथ, 6 महीने के बाद आपका इनकम हो जाता है 1 लाख रुपीज़, तो आप कौन से गुड्स पे ज़्यादा प्रेफर करोगे, ज़्यादा डिमांड्स आपके कौन से गुड्स पे हो जाएंगे, लग्जरियस गुड्स पे, है ना। रोज़ का ऐसा नहीं है कि हाँ चलो आज अगर मान लो मेरा इनकम 50,000 से 1 लाख हुआ है, तो 50,000 जब मेरा इनकम था तो भी मैं 1 प्लेट चावल खाती थी, ठीक है। अब 50,000 से 1 लाख रुपया मेरा इनकम हो गया है, तो अब मैं क्या 2 प्लेट चावल खाऊंगी, खाने पे ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगी? नहीं, मैं लग्जरियस सामान पे ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगी, है ना। तो ये भी किसका रीज़न है, मनी सप्लाई इंक्रीमेंट होने का रीज़न है ये भी एक, ठीक है। लोगों के डिमांड्स बढ़ते हैं, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। एंड तीसरा इसका सोर्स हो जाता है विच रिलेट्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज हायर वेजेस। नॉर्मल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉर एन एग्जाम्पल आप यही ले लो, इनकम वाली बात, 50,000 से 1 लाख, सैलरी इंक्रीज हुई, सैलरी इंक्रीज हुई, लोग डिमांड्स बढ़ेंगे, मार्केट एरिया में ज़्यादा प्रेफर करना जाएंगे, एक्सपेंसिव गुड्स जो है, लग्जरियस गुड्स, वो ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, है ना। वो खाने पे कम इन्वेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स विच रिलेट्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब सेकेंड कॉज आ जाता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम ये कहते हैं कि जब बाजार में, मार्केट एरिया में प्रोडक्ट्स या गुड्स की प्राइस बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में प्राइजेस बढ़ती है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सेंस दैट इज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है हमारा, लैंड, लेबर, थर्ड वन वी हैव कैपिटल, एंड फोर्थ वन वी हैव एंटरप्रेन्योर, है ना। तो ये हो गया हमारा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनका ये कहना है कि हमारे मार्केट में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट क्यों बढ़ती है? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बढ़ जाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल वेजेस, लेबर चार्जेस, वेजेस, रॉ मटेरियल, इनके प्राइस बढ़ते हैं, इनके दाम बढ़ते हैं, इसी कारण मार्केट में जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट जो है, प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। रीजन क्या दिया गया है? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, लेबर चार्जेस, रॉ मटेरियल्स, वेजेस में इंक्रीमेंट आती है, उसके वजह से ही मार्केट में भी गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ में आया? ठीक है। अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिलेट करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से? दैट इज हायर वेजेस, जैसे कि मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कहा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज़ें इन्वॉल्व है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हायर वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लेबर की बात हो रही है, लेबर एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं, है ना। डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन मतलब करेंसी की जब वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, दैट इज डीवैल्यूएशन ड्यू टू इंक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कॉस्ट, मटेरियल, वेजेस, ठीक है। देन थर्ड वन वी हैव इंक्रीज इन वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेस, जो टैक्सेस हम देते हैं इन द गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये भी एक फैक्टर है विच रिलेट्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वैट डायरेक्टली रिलेट्स टू सप्लाई, है ना। कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जब सप्लाई के टाइम पे सेस भरते हैं, टैक्स भरते हैं, तो उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। एंड फोर्थ वन वी हैव दैट इज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन।
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब आ जाता है हमारे कंट्री के इकोनॉमी में, तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी बहुत जल्द होने वाला है, महंगाई भी गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ने वाली है। तो these are the 4 factors which relates to cost push inflation: higher wages, devaluation, increase in VAT and inflation expectation. ठीक है, so these are the causes of inflation. 2 causes, important causes: demand pull and cost push. Then causes तो हमने देख लिया, महंगाई आ गई कंट्री के अंदर, अब हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? What are the measures to control inflation? ये भी हमारे पास है, हमारे गवर्नमेंट ने 2 मेजर्स अपनाए टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। जब हमने मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी चैप्टर डिस्कस किया था, वहाँ पे भी मैंने आपको इन शॉर्ट बट इन ब्रीफ मैंने आपको समझाया था कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी जो है हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन दी कंट्री, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या हो जाता है, जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाती है ना, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, इसका इफेक्ट हमें डिमांड में देखने को मिलता है, कंज्यूमर परचेजिंग में देखने को मिलता है। कंज्यूमर परचेजिंग, उसके डिमांड बढ़ जाता है, कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करते हैं, वो सेविंग्स भी करते हैं एंड वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसमें मैंने आपको 2 कंडीशन बताया था, जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब मनी सप्लाई बहुत कम हो जाता है। तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, हमारी सरकार क्या करती है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, ताकि लोगों का मनी सप्लाई, प्राइस स्टेबलाइजेशन रहे, महंगाई कम हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिले, है ना। तो ये सारे मेजर्स अंडर आ जाते हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पहला मनी सप्लाई को रोकने के लिए सबसे पहला हमारी गवर्नमेंट क्या मेजर अपनाती है, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल। ज़्यादा क्रेडिट होंगे, बैंक्स जो है लेंडिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, जब कम इंटरेस्ट रेट में लोगों को लोन मिलता है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल, लेंडिंग फैसिलिटीज़ में भी हमारी आरबीआई जो है वो लिमिट लगा देती है कि कितने लिमिट तक जो है आपको लेंडिंग प्रोवाइड करना है टू दी फाइनल कंज्यूमर्स। देन कम्स हमारा डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी। डीमोनेटाइजेशन, लास्ट हमारे कंट्री में डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, जब नोट्स जो है बंद कर दिए गए थे, 500 के 1000 के नोट्स जो है अचानक से बंद कर दिया गया था। तो ये चीज़ कब हुई थी, 2016, है ना, नवंबर 2016 में हुई थी ये डीमोनेटाइजेशन हमारे कंट्री में, है ना। 500 के एंड 1000 के नोट जो है वो बंद कर दिए गए थे बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो ये भी एक मेजर है विच कम्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ताकि मनी सप्लाई जो है कंट्री में कम से कम हो जाए, है ना, लोगों को इससे एडवर्स इफेक्ट ना देखने को मिले। देन थर्ड वन ही वी हैव इशू ऑफ न्यू करेंसीज। नॉर्मल सी बात है, जब 500 और 1000 की नोट बंद हुई थी, उसके बाद हमारी कंट्री के गवर्नमेंट ने 2000 का नोट निकाला था, 500 का नोट निकाला था। तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। देन कम्स हमारा सेकेंड मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हम देखते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें 2 चीज़ों में बात करती है, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, है ना। यहाँ पे बात हो जाती है हमारी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि हमारे गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, इनफ्लो फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, एंड वो खर्च कितना हो रहा है कंट्री के एक्सपेंसेस के ऊपर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बोलो डिफरेंट सेक्टर्स एक्टिविटीज़ में। तो ये आ जाती है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। तो हम देखते हैं, हमें देखने को मिला है कि हमारे कंट्री में ज़्यादातर हमें डेफिसिट ही देखने को मिला है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो है एक्सीड हो जाता है रेवेन्यू से। एक्सपेंडिचर एक्सीड्स दी रेवेन्यू, है ना। हमारे कंट्री के हमारे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम आती है एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ जाती है, बोरो करने की ज़रूरत पड़ जाती है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ इंटरनेशनली, ताकि उनके पास फंड्स आए, रेवेन्यू आए, एंड वो अपने कंट्री के ऊपर खर्च कर सके, ठीक है, गवर्नमेंट जो बोरो करती है। तो पहला फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या हो जाता है, दैट इज रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। क्यों रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर? सोर्स ऑफ
जो इनकम आता है, सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के पास आता है रेवेन्यू एज रेवेन्यू, वो चीज़ उनके पास कम होती है। जब कम होती है तो अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करती है हमारी सरकार कंट्री के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें कम कर देनी चाहिए ताकि हमारा रेवेन्यू जो है वो एक्सीड करे एक्सपेंडिचर से, ताकि रेवेन्यू जो पैसा जो है गवर्नमेंट के पास रहे, फंड्स जो है गवर्नमेंट के पास अवेलेबल रहे, ताकि अनसर्टेनिटीज़ में या ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में इमरजेंसी के टाइम पे वो चीज़ हमारी कंट्री में यूज़ हो सके। जैसे कि हम पैंडमिक का एक एग्जांपल ले सकते हैं। देन फिस्कल पॉलिसी के अंडर आ जाता है इंक्रीज इन टैक्सेस। जब हम टैक्सेस में इंक्रीमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर पे उनमें कम खर्च करने को मिलेगा। तो टैक्सेस को क्या करना है, इंक्रीज करना है ताकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम एज रेवेन्यू रहे, है ना। देन थर्ड वी हैव इंक्रीज इन सेविंग्स एज रिजर्व। अगर अभी का हम कहें, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे मेरा देखा होगा तो मैंने वहाँ भी आपको बताया है कि हमारा जो कंट्री का रिजर्व्स है, सेविंग्स है, वो बहुत ही हेल्दी रहा है इंटरनेशनली। तो रिजर्व, एक स्टॉक रिजर्व है हमारे कंट्री का, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ग्रोथ है इन आ इकोनॉमी। देन सरप्लस बजट जो एस्टिमेशन बनाया जाता है हर साल, इस बार का भी 1 फरवरी जो हमारा बजट डिसाइड किया गया, मेरी उसमें भी एक क्लास है, आप वो भी देखो। पूरा फुल बजट इन ब्रीफ मैंने डिस्कस किया हर एक चीज़। तो बजट की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पे भी डिफरेंट सेक्टर्स के लिए एक आउटले बनाया जाता है कि किन किन सेक्टर्स में किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा खर्च करना है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, है ना। इस बार का बजट सेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा बात किया गया है। पीएम गति शक्ति हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड्स, रेलवेज के ऊपर बात की गई है। देन कम्स हमारा पब्लिक डेप्थ इन द सेंस कि लोन्स एंड एडवांसेस जो है उनके ऊपर भी एक ध्यान दिया गया है अंडर फिस्कल पॉलिसी। तो ये भी एक मेजर है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये हमारा फिस्कल पॉलिसी हो गया। एंड अदर मेजर्स के अंदर हम देख लेते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है ना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल इंटरप्रेन्योर की प्रोडक्टिविटी हमारे कंट्री में जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कमोडिटीज़ की, तो उतनी ज़्यादा ही हम प्रोडक्ट हमारे कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। एंड हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसका भी एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा टू वाइल इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे एंड वहाँ से डिफरेंट रिटेलर्स के पास जाएंगे एंड टू दी लास्ट फाइनल कंज्यूमर्स। तो इसमें क्या होगा, लेबर्स, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिल जाता है। देन कम्स हमारा रैशनल वेज पॉलिसी को कैसे स्टेबलाइज करना है कि हमारे कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ जब इंसान काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी को 10,000 मिल रहा है मंथली का, 10,000, लेकिन वो 8 आवर्स वो काम कर रहा है, ठीक है, 8 आवर्स काम कर रहा है, बट 8 आवर्स के बावजूद वो 10 आवर्स काम कर रहा है, ठीक है, 10 आवर्स काम करने के बावजूद फिर भी उसे 10,000 ही मिल रहा है। तो ये चीज़ गलत है कि नहीं। ओवर टाइम के लिए उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलनी चाहिए। तो ये एक अदर मेजर्स के अंदर आ जाता है। देन हमारा प्राइस कंट्रोल्स, जैसे कि मैंने आपको कहा प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, तभी हम इन्फ्लेशन को है जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो दीज आर द मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है गाइज। देन हम बात कर लेते हैं हमारा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहाँ पे आपको डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे लोगों के डिमांड जो है वो बढ़ जाते हैं। परचेजिंग पावर जो है कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी कंज्यूमर हम कह सकते हैं वो इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी में। देन सेकेंड कम्स हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होने की वजह से इसका एक इफेक्ट देखने को मिलता है कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मार्केट में हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेते हैं उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रॉ मटेरियल्स, लेबर कॉस्ट, है ना। देन थर्ड कम्स हमारा कोर इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन बेसिकली ये भी एक ऐसा इन्फ्लेशन है, महंगाई आती है, बट इट इंक्लूड्स टेम्पररी फैक्टर्स इन द सेंस कि ये अपने अंदर कैलकुलेट नहीं करती है फूड एंड एनर्जी सेक्टर को, फूड एंड
एनर्जी सेक्टर को ये इंक्लूड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है फूड एंड एनर्जी सेक्टर को? क्योंकि इसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, गुड्स, फूड एंड एनर्जी के प्रोडक्ट्स के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत देखने को मिलता है। इसके लिए कोर इन्फ्लेशन इसे इंक्लूड नहीं करती है। इन्फ्लेशन रेट एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी सेक्टर। ठीक है, यहीं पे आ जाता है हमारा दूसरा हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो कवर करती है ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन दी इकोनॉमी, बट कोर इन्फ्लेशन क्या एक्सक्लूड करती है? ध्यान रखना, फूड एंड एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर इन दी सेंस कि ऑयल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है, इसके लिए कोर इन्फ्लेशन इसे एक्सक्लूड कर देती है। देन हमारा कम्स वेज इन्फ्लेशन। व्हाट इज वेज इन्फ्लेशन? वेज इन्फ्लेशन बेसिकली हम कह सकते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस इंडिया में है एंड मेरा बिजनेस जो है वो मान लो यूएस में भी है। ठीक है, तो यूएस में क्या हो जाता है, वहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वेज जो एम्प्लॉयज़ है, वेजेस के लिए पहले उन्हें सैलरी डॉलर, फॉर एन एग्जाम्पल $50 मिलती थी, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वेजेस एंड एम्प्लॉय के सैलरी में इंक्रीमेंट आना चाहिए, दैट इज $85। पहले 50 था, अब $85 होना चाहिए। तो मेरा जो बिजनेस है जो यूएसए में है, ठीक है, अब मुझे अकॉर्डिंग टू यूएसए वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा टू मैच देयर स्टैंडर्ड। तो मुझे भी अपने वेजेस इन एम्प्लॉय की सैलरी में जो है वो इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है हमारा वेज इन्फ्लेशन। ठीक है, देन कम्स हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इन द सेंस अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। एंड लास्ट वन वी हैव इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इन द सेंस कि मान लो हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करती है क्या, ऑयल, है ना, चाइना से एंड डिफरेंट कंट्री से। तो ये क्या बात हुई, जब इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में ऑयल की प्राइसेस जब इंक्रीज हो रही है तो वो चीज़ हमारे कंट्री में भी देखने को मिलता है। जब इंटरनेशनली प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है तो जब वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो वो चीज़ अब इंडिया में भी होगी। तो इस वजह से इसे कहा जाता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स ड्यू टू डीवैल्यूएशन। इंटरनेशनली प्राइजेज इंक्रीज हो रही है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हमारे कंट्री में भी होगी उस चीज़ की प्राइजेज इंक्रीज। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन वी कैन से। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ, हम इन्फ्लेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं? देर आर 2 मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन, दैट इज CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिशियन यूज प्राइस इंडेक्स एंड द जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इन द सेंस जहाँ प्राइसेस पे फ्लक्चुएशंस आती है। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है टू मेजर इन्फ्लेशन। तो 2 टाइप्स ऑफ, अगर हम इन्फ्लेशन देखें टू मेजर इन्फ्लेशन, दैट इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो फॉर एन एग्जाम्पल वी द कंज्यूमर्स, जब हम मार्केट एरिया में जाते हैं, मान लो एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है, किससे खरीदते हैं? रिटेलर से। जब इस गिवन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एवरेज बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जब प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आती है इन द रिटेल शॉप्स तो वो चीज़ हो जाता है हमारा CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के किसे कहते हैं? होलसेलर्स के टाइम पे, जब हम डायरेक्टली होलसेलर से डील करते हैं, होलसेलर के टाइम पे वहाँ पे जब हम गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, गुड्स खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, तो उस टाइम पे होलसेलर के प्राइजेज में जो प्रोडक्शन प्राइजेज है उनके उस पर फ्लक्चुएशंस आता है तो वो चीज़ आ जाती है अंडर होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो दीज आर दी 2 मेजर्स ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए अगर हम CPI की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपने ध्यान रखना है, इट इज मेजर्ड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, under the Ministry of MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation,
It is measured by Central Statistics Office under the Ministry of MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation. ठीक है, CPI includes कितना आइटम्स, अगर आपसे आइटम्स पूछ लिया अगर अभी का आइटम्स, तो कितना आइटम्स इंक्लूड करती है अंडर CPI, दैट इज 299 आइटम्स, ध्यान रखना है आपने, ठीक है. देन कम्स, अगर हम इंडिया का अभी का 2021-22 का CPI रेट हम देखते हैं तो ये है हमारा 5.3%, ठीक है. अगर हम WPI की बात करते हैं, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज मेजर्ड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर, 1 minute, the wholesale price index is measured by the economic advisor, Ministry of Commerce and Industry, advisor under the Ministry of Commerce and Industry, ठीक है. तो ये WPI कितने आइटम्स इंक्लूड करती है, अंडर दैट 240 कमोडिटीज, ठीक है. इसका बेस ईयर क्या है, WPI का बेस ईयर, दैट इज, आपने ध्यान रखना है ये चीज, WPI का बेस ईयर क्या है, 2011-12, ठीक है. एंड हमारा ये चीज हो गई, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन, CPI एंड WPI. ओके, देन हमारा आ जाता है डिफरेंस बिटवीन, अगर हम इन सिंपल डिफरेंस बिटवीन देखते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, तो ये आप सब लोगों को पता होगा, बट फिर भी इन जनरल हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अमाउंट WPI अमाउंट्स टू द एवरेज, ठीक है, एवरेज में बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिकेट्स द एवरेज चेंजेस जो आती हैं इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मेन फोकस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, प्राइसेस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड होती हैं होलसेलर टू होलसेलर, पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर टू दी फाइनल कंज्यूमर्स. एंड कंज्यूमर्स का क्या हो जाता है, प्राइसेस ऑफ गुड्स परचेज बाय दी फाइनल कंज्यूमर्स, है ना. देन पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जैसे कि हमने पढ़ा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. एंड CPI इज मेजर्ड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. Okay, then measurement of inflation, first stage of transactions and final stage of transaction. First stage wholesale, manufacturer से wholesaler, ये हमारा फर्स्ट स्टेज होलसेलर से फिर रिटेलर को जाता है एंड रिटेलर से फिर टू दी फाइनल कंज्यूमर्स को जाता है. देन यहाँ पे हम फाइनल कंज्यूमर्स की बात कर लेते हैं. CPI तो ये फाइनली प्रोवाइड किया जाता है टू दी फाइनल कंज्यूमर से, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट रिटेलर से खरीदते हैं मार्केट में, ठीक है. होलसेल प्राइस इंडेक्स कवर्स ओनली गुड्स, याद रखना है, बट CPI कवर्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये बेसिक थिंग है, द डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI. ओके, ये मैंने एक ब्रीफ चार्ट कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के प्राइजेस जो है वो क्यों बढ़ जाती हैं मार्केट में, ठीक है, क्या रीजन है, हमने पहले डिस्कशन किया. बट फिर भी WPI एंड CPI, व्हाई आर प्राइजेस राइजिंग व्हेन डिमांड इज लो. डिमांड जब मार्केट में कम है फिर भी प्राइजेस प्रोडक्ट्स के क्यों बढ़ जाते हैं. इन्फ्लेशन आने से ही जब महंगाई बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, परचेजिंग पावर सबसे पहले हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है ना. इन्फ्लेशन हम कैसे मेजर करते हैं, एक सिंगल चार्ट में आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगा. इन्फ्लेशन मेजर करते हैं हम दो मेथड से, WPI एंड CPI. किससे हम बीच में क्या आ जाता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कंज्यूमर्स के डिमांड फ्लक्चुएट क्यों होता है, जब प्राइजेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. जब वही सेम चीज़ अगर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर्स के डिमांड जो है वो बढ़ जाते हैं, है ना. तो जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है तो परचेजिंग पावर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है ना. ये चीज़ हमें देखने को मिलती है. रिपोर्ट्स आई हैं इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये कौन मेजर करता है, WPI कौन मेजर करता है, इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना. एंड CPI दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ये सारी चीज़ें हैं इसमें. देन इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है, टाइप्स. हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या ये हर एक चीज़ इंक्लूड करती है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. बट कोर इन्फ्लेशन जो है वो हर एक चीज़ इंक्लूड नहीं करती है. इट एक्सक्लूड्स फूड एंड एनर्जी सेक्टर, जो हमने पहले ही देख लिया. क्यों भाई, क्योंकि ये दे आर फ्लक्चुएटिंग,
कभी भी इसमें चेंजेस देखने को मिल जाए, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, है ना। तो हमारा लॉकडाउन का टाइम पे क्या हो गया था, प्रोडक्टिविटी बंद हो गई थी, प्रोडक्शन बंद हो गया था, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। लॉकडाउन में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बंद हो गया था, कंज्यूमर्स के डिमांड जो है वो कम हो रहे थे, क्योंकि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि सप्लाई प्रोडक्टिविटी जो है वो बंद पड़ा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का दिया हुआ है। अगर लॉकडाउन की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज दी ओनली सेक्टर जिसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स जीडीपी। जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स थे उनमें डिक्लाइनेशन देखने को मिला, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में हर एक चीज़ इंक्रीज ही देखने को मिली थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर सब वीट, राइस, पैडी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर हमें देखने को मिलता है तो इंडिया से ही होता है इंटरनेशनली। तो ये एक ब्रीफ चार्ट है रिगार्डिंग WPI, CPI, इन्फ्लेशन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। अब हम क्या बात करेंगे रिगार्डिंग इन्फ्लेशन प्राइजेस 2021-22 के अकॉर्डिंग। 2021-22 के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग टिल फरवरी 2022 के अंदर क्या क्या चेंज आ रही हैं रिगार्डिंग WPI एंड CPI। ठीक है, अगर हम CPI की बात करते हैं तो CPI एक मॉडरेट लेवल में इंस्टेंट हो गई थी। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर्स, अगर फाइनल कंज्यूमर्स को जो सोल्ड किया जाता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो वहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन देखने को मिला। दैट इज द हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन्फ्लेशन मॉडरेटेड टू 5.2% इन 2021-22 फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टिल दिसंबर। एक डिक्लाइनेशन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन देखने को मिला। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ग्रोथ है कि हमारे प्रोडक्ट जो हम फाइनल कंज्यूमर्स जो है मार्केट में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं उसके प्राइसेस कम देखने को मिले। बट वहीं अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो CPI इस बार की स्टेबलाइज थी, बट WPI में बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीमेंट देखने को मिला। अगर हम 2020-21 की बात करते हैं CPI की, तो इट हैड रिमेन्ड 6.6% इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2020-21। बट ये चीज़ अदर एक डिक्लाइनेशन देखने को मिला इन 21-22, दैट इज 5.2% का। तो ये एक पॉजिटिव ग्रोथ है कि नहीं। अगर हम डिक्लाइन द रिटेल इन्फ्लेशन, दैट इज CPI, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वाज लेड बाय ईजिंग फूड इन्फ्लेशन। नॉर्मल सी बात है, जो हम खाते पीते हैं उस चीज़ में हमें डिक्लाइनेशन देखने को मिला प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, अगर एवरेज लेके चले तो एवरेज लो देखने को मिला, दैट इज 2.9% इन 21-22 फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टिल दिसंबर, एज अगेंस्ट 9.1% इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। 2020-21 में CPI इंक्रीमेंट कितना था? 9.1%। बट यहाँ एक बहुत ज़्यादा डिक्लाइनेशन देखने को मिला, डायरेक्ट 9.1% से 5.2% इन द ईयर 21-22। पॉजिटिव ग्रोथ यहीं पे देखने को मिल जाता है ना। देन सप्लाई साइड मैनेजमेंट केप्ट प्राइसेस ऑफ मोस्ट एसेंशियल कमोडिटीज अंडर कंट्रोल। जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई की जा रही थी मार्केट एरिया में टू डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को, तो वहाँ भी एक स्टेबलाइजेशन देखने को मिला रिगार्डिंग प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ की, है ना। एक पॉजिटिव मेजरमेंट यहाँ पे भी हमें देखने को मिला। देन कम्स हमारा वैट किस पे हम लगाते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स, जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारे कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई के टाइम पे यूज़ होता है उस पे ऊपर हम वैट लगाते हैं ना। तो उसमें भी एक डिक्लाइनेशन, एक रिडक्शन देखने को मिला, दैट इज अ रिडक्शन इन द सेंट्रल एक्साइज एंड सब्सिक्वेंट कट्स इन वैट बाय द मोस्ट स्टेट्स हेल्प्ड ईज पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेस। पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेस में भी रिडक्शन देखने को मिला। अगर पूरे साल अगर हम 2021-22 की बात करते हैं तो सेम यहाँ पर आ जाता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI की अगर हम बात करते हैं तो CPI में तो एक बहुत ही पॉजिटिव इंक्रीमेंट देखने को मिला है, दैट इज डिक्लाइनेशन देखने को मिला है फ्रॉम 9.1% टू 5.2%। महंगाई कम हुई है यहाँ पे रिगार्डिंग CPI। वहीं अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक हाई इंक्रीमेंट देखने को मिला है, दैट इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 12.5% ड्यूरिंग 21-22 फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टू दिसंबर। तो ये एक अच्छी बात नहीं है होलसेल प्राइस इंडेक्स की। वही अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं ना, वेजिटेबल्स की प्राइसेस में इंक्रीमेंट हमेशा ही देखने को मिलता है, बट अकॉर्डिंग टू CPI एंड WPI हम मेजर करें
तो आपने ध्यान रखना है CPI जो है वहाँ पे डिक्लाइनेशन देखने को मिला है, बट WPI में एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है टू 12.5% ड्यूरिंग 21-22। दिस इज बिकॉज ड्यू टू लो बेस इन द प्रीवियस ईयर, बेस ईयर है ना। अगर हम बेस ईयर की बात करते हैं तो 2011-12 सॉरी 11-12 हमारा बेस ईयर है, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं WPI, है ना। करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100। देन कम्स हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं हम, जो ट्रांजैक्शंस होता है वो चीज़ आ जाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कुछ हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वहाँ ये भी एक पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी एक फैक्टर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर wholesale price index increment. Then sharp increment in the international prices of crude oil. For an example, जैसे कि मैंने आपको कहा crude oil इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज में अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, तो वो चीज़ जब हमारी कंट्री इंपोर्ट करती है तो हमारे कंट्री में भी इंपोर्ट करती है, उसकी भी प्राइसेस आपको हाई ही दिखेगी, उसमें लो नहीं डिक्लाइनेशन देखने को नहीं मिलेगा। इंटरनेशनली जब उसका प्राइस हाई है, महंगाई है वहाँ पर, तो हमारे कंट्री में आके उसकी महंगाई और बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी। एंड लास्ट वन वी हैव हाई फ्राइट कॉस्ट, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो है, प्रोडक्ट्स जो है ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये भी एक रीजन है होलसेल प्राइस इंडेक्स महंगाई बढ़ना इन WPI एज कंपेयर टू CPI। ठीक है। देन कम्स डाइवर्जेंस बिटवीन, अगर CPIC कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड एंड WPI इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, दोनों को मिला के, तो द डाइवर्जेंस पिक टू 9.6% इन May 2020। अगर 2020-21 की बात करते हैं तो 9.6% दोनों को मिला के था डाइवर्जेंस। बट ये चीज सेम देखने को मिला होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI, दैट इज 8.0% इन December 2021। तो यहाँ पे एक डिक्लाइनेशन देखने को मिला है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ दी गई है रिगार्डिंग बोथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड एंड WPI इन्फ्लेशन। ठीक है। ये क्यों हुआ है? सच आर फैक्टर्स, दैट इज वेरिएशंस ड्यू टू बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट में वेरिएशंस, फ्लक्चुएशंस देखने को मिले, चेंजेस देखने को मिले है, ये एक फैक्टर है द डाइवर्जेंस बिटवीन CPIC एंड WPI इन्फ्लेशन। देन डिफरेंस इन स्कोप एंड कवरेज ऑफ द टू इंडाइसेस, कवरेज डिफरेंट एरियाज में, सेक्टर्स में अलग अलग महंगाई होती है, हम उसको स्केलेबिलिटी भी करते हैं, मतलब माप भी सकते हैं ना कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। देन प्राइस कलेक्शंस हो गया, आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स कवर्ड हैं अंडर दिस डाइवर्जेंस बिटवीन द टू CPIC एंड WPI। देन डिफरेंस इन कमोडिटी वेट्स, प्रोडक्ट्स कमोडिटीज जो है उसका वेट क्या है, उसके ऊपर से भी इफेक्ट पड़ा है हमारा डाइवर्जेंस बिटवीन CPIC एंड WPI इन्फ्लेशन। एंड लास्ट वन वी हैव WPI बीइंग मोर सेंसिटिव टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लेड बाय द इंपोर्टेड आइटम्स। WPI का ज्यादातर इफेक्ट हमें किससे कहाँ पे देखने को मिला है, किसके वजह से? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहाँ पे प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी वहाँ पे महंगाई बढ़ी रहती है, लेबर कॉस्ट, वेजेस की, रॉ मटेरियल्स की, एंड यही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? मार्केट एरिया में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। क्यों? क्योंकि मार्केट एरिया में जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिकते हैं उसकी भी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इंपोर्टेड इनपुट्स जो हुआ है वहाँ ये एक इफेक्ट है, एक फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन डाइवर्जेंस बिटवीन CPIC एंड WPI इन्फ्लेशन। ठीक है। तो ये जो अपडेट्स हैं रिगार्डिंग WPI एंड CPI रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, तो ये सारी चेंजेस आई हैं अभी तक के टिल February 2022 की। ओके गाइस, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।